तो सॉल्व करते हैं तो उसके दो मेथड होते हैं, एक होता है आपका सब्स्टिट्यूशन जो कि अभी हम पढ़ने वाले हैं, और एक होता है आपका एलिमिनेशन। ठीक है भाई, दो मेथड आपके होते हैं, इन दोनों को आपको करना है अच्छे से। वैसे तो पेपर में कभी लिखा नहीं आता कि किस मेथड से करना है, तो जो आसान लगेगा वो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, मैं दोनों समझा देता हूँ आपको। तो पहला आपके एक्सरसाइज में सब्स्टिट्यूशन मेथड है, तो मैं आपको ये वाला क्वेश्चन कराता हूँ, ये वाला आप अपने आप करना। सेकंड पार्ट में क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं एस माइनस टी इज इक्वल टू 3। अब देखो ये क्वेश्चन तो हजम हो रही है, पर ये क्या है, क्या है ये, इसको सही करना पड़ेगा। देखो तो इसको आप क्या करो, एस अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल टू 6 है ना, तो 3 और 2 का एलसीएम ले लो, 6 आ जाएगा। 3 को 6 से डिवाइड करो, 2 ऊपर मल्टीप्लाई, फिर 2 को 6 से डिवाइड करो, 3 ऊपर मल्टीप्लाई, 3t 6 ऊपर इसको मल्टीप्लाई करो, 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 6 6 जा 36। बस समझ भाई, एक इक्वेशन आपकी हो गई ये, और एक इक्वेशन हो गई आपकी ये। अब जरा सुनो ध्यान से, यहां तक तो बस मैंने कुछ भी नहीं करा, बस एक बेसिकली इक्वेशन को अपने सॉल्व सुधारा, यहां तक इक्वेशन आ गई आपकी। अब जब भी आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना हो तो दो इक्वेशन है, उनमें से किसी एक से एस की वैल्यू निकाल लो, किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो। तो मैं क्या करता हूं, मैं फर्स्ट वाले से, यहां देखता हूं मैं क्या करूंगा, इस फर्स्ट वाली इक्वेशन से आपकी एस की वैल्यू निकाल देता हूं, जो कि क्या आएगी, 3 प्लस टी, यस और नो, आएगी ना 3 प्लस टी। एस की वैल्यू निकाल लिया आपने, अब इस वैल्यू को आपने फर्स्ट से निकाला है ना, तो सेकंड में पुट करना है, तो पुट एस इज इक्वल टू 3 प्लस टी इन सेकंड। बात समझ में आ रही है, अगर आप फर्स्ट से वैल्यू निकाल रहे हो देन यू हैव टू पुट इन सेकंड। तो सेकंड में देखो क्या दे रहेगा, 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। देखो 2s, s कितना दे रखा है आपको, 3 प्लस टी प्लस 3t इज इक्वल टू 36। ठीक है, देखो भैया बगा आगे क्या कह रहे हैं कि इसको मल्टीप्लाई कर दो, 3 टू जा 6 प्लस ये आ जाएगा 2t प्लस 3t, और ये 36, इसको प्लस कर दो, 6 प्लस 5t आ जाएगा, ये माइनस में ले जाओ, 30 हो जाएगा, 30 अपॉन में 5, 6 आ जाएगा टी का वैल्यू। फिर मैं बता रहा हूँ, फर्स्ट इक्वेशन से आपने वैल्यू निकाली है इसकी, देन आपने उसको पुट कर दिया किसमें, सेकंड इक्वेशन में। सॉल्व करते आपका टी का वैल्यू आ गया 6। अब इस टी, देखो टी का आया वैल्यू, और आपको एस का भी तो निकालना था, तो आप इस टी के वैल्यू को किसी में भी पुट कर दो, फर्स्ट में या सेकंड में। तो मैं पुट कर देता हूँ, पुट टी इज इक्वल टू 6 इन फर्स्ट, तो एस माइनस टी है ना 3, एस माइनस 6 हो जाएगा, क्योंकि टी की जगह 6 लगा देंगे। बस बात समझ में आई, इस तरीके से आपका एस और टी दोनों का वैल्यू आ गया, खत्म। क्लियर हो रहा है। अब देखो अगर नहीं समझ में भी आया ना, फर्स्ट पढ़ता हूँ अपना कर लेना, मैं आगे के पार्ट करा देता हूँ। मान लो मैं आपको कराता हूँ अब रूट वाला, देखो एक ये वाला इंपॉर्टेंट लग रहा है, एक ये वाला, इसमें भी आप एलसीएम लेके कर सकते हो। तो आप, मैं ये वाला करा देता हूँ, फिफ्थ वाला पार्ट। तो देखो फिफ्थ वाले पार्ट में क्या कह रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0, फिर √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। नाउ दो इक्वेशन है, रूल क्या कहता है, आप अपनी पहली इक्वेशन से वैल्यू निकाल लो, एक्स की वैल्यू निकाल दो, ठीक है। तो फर्स्ट इसको सेकंड, तो देखो जरा फ्रॉम फर्स्ट लिख देना यहाँ पे, और अपनी पहली इक्वेशन से देखो √2x, ये प्लस का इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस का √3y, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का √3y अपॉन में √2। घबराना बिल्कुल भी नहीं है, अपने आप ही आएगा आंसर। करा क्या, फर्स्ट इक्वेशन को पकड़ा और एक्स की वैल्यू निकाल दी। बताओ क्या मैंने कुछ गलत करा, प्लस का माइनस भेजा, मल्टीप्लाई का डिवाइड में भेजा। अब क्या करना है आपको, जरा यहाँ पे देखिए, इस x की वैल्यू को पुट कर देना अगली वाली इक्वेशन, यही तो रूल है, फर्स्ट इक्वेशन वैल्यू निकालेंगे और सेकंड इक्वेशन पुट करेंगे। तो पुट x इज इक्वल टू माइनस √3y अपॉन में √2 इन सेकंड, तो √3x, सेकंड इक्वेशन को पहले लिखते हैं आराम से, जल्दबाजी में ही गड़बड़ होता है, जल्दी में ही गड़बड़ होता है। अब आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं। √3 एक्स के लिए दे रखे माइनस √3y अपॉन में √2
माइनस रूट 8y इज इक्वल टू 0। क्लियर है? जहां पे x था वहां पे मैंने वैल्यू पुट कर दी, कुछ नहीं, एक बस बेसिक्स के पैटर्न को फॉलो कर रहा हूं। अब मल्टीप्लाई करो, देखो रूट 3 को रूट 3 से मल्टीप्लाई करो कि कितना आएगा, रूट 3 इंटू रूट 3 का स्क्वायर, माइनस को हम सेपरेट रखेंगे क्योंकि माइनस दोनों में नहीं था, अपॉन में रूट 2 और ये y माइनस रूट 8y इज इक्वल टू 0। समझ में आई बात? अब आप क्या करोगे, इसको स्क्वायर कर दो तो आ जाएगा माइनस का 3y अपॉन में रूट 2 माइनस का रूट 8y इक्वल टू 0। नाउ अब कोई चारा ही नहीं है आपके पास, स्क्वायर से रूट काट दिया, अब क्या करोगे, अब नीचे एलसीएम ले लो रूट 2 का, यहां तो ऐसा ही रहेगा, यहां हो जाएगा रूट 2 से मल्टीप्लाई, तो रूट 8 इंटू रूट 2, समझ रहे हो ना, यहाँ नीचे 1 है तो ये ऊपर मल्टीप्लाई जाएगा, तो आ जाएगा रूट 16y इक्वल टू 0। समझ में आई बात? अभी रूट 2 मल्टीप्लाई में जाकर 0 हो जाएगा, यहां भी खोलेंगे तो माइनस 3y माइनस का 4y इज इक्वल टू 0, ये मल्टीप्लाई में 0 के चला गया रूट 2, ये 0 हो गया खल्लास। अब आ जाएगा माइनस का 7y माइनस प्लस दोनों y के हो गए अब तो भाई इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 0 अपॉन माइनस 7 जो कि क्या बनेगा आपका 0। खोदा पहाड़ निकला चूहा, आपके पास आंसर आ गया 0, जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था, बट ये सही आंसर है ना, कि मैथ से ऐसे ही होता है भाई। अब देखो x के लिए 0 को किसी में भी इक्वेशन में पुट कर दो आप, फर्स्ट में या सेकंड में, सॉरी y के लिए 0 को, तो आप किसी में पुट करोगे ना आपका वही दूसरा वाला भी 0 आएगा। मान लो आप इन सेकंड इक्वेशन में पुट करते हो उसको, तो वो क्या है रूट 3x माइनस रूट 8y इज इक्वल टू 0। अब अगर आप यहाँ पे पुट करते हो y की जगह 0 तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा रूट 3x इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू भी कितनी आएगी 0, मतलब x भी 0 y भी 0। कितना बच्चा सोच रहा था करते वक्त भी लोग रहा था, सॉरी कैसे कर रहे हो, यहाँ पे मुश्किल आई, यहाँ पे भी, पर आंसर क्या है 0। समझो मतलब हमें अपने ऊपर विश्वास रखना बहुत जरूरी है। इस तरीके से क्वेश्चन होगा, मेथड फिर बता रहा हूँ, फर्स्ट से वैल्यू निकालो सेकंड में पुट कर दो, बस ठीक है। अब इस तरीके का क्वेश्चन ये भी आप खुद करते हो, इसको आप होमवर्क में कर लेना, या चाहे तो चलो इसको भी कराया तो ये वाकई का होमवर्क में कर लेना, ठीक है। इसको नोट कर लो, देखो इसका ऐसे ले लो, हम आगे बढ़ते हैं। देखो अब हम करेंगे पॉइंट वाला, क्योंकि कुछ ही क्वेश्चन है इसमें, मुश्किल है, सारे तो कराने बैठेंगे नहीं भाई, कुछ आप भी खुद भी करो। कि मैं तो फिर बोलता हूँ भाई, अपने बच्चों को भी ताने मारता हूँ कि मैथ्स देखने की चीज नहीं है, करने की चीज है। तो गाना था ना, ये देखने की चीज है हमारे, ये करने की चीज है भाई, देखने की चीज नहीं है, ठीक है। करके ही आएगी, वीडियो देख ले तो मूवी की तरह और बस पेपर देने चले जाते हो, यार तो ना होगा, करो भाई से, मैं तो करूँगा, रुको मैं करा रहा हूँ, पॉज करो उसको, खुद करो, फिर मेरी वीडियो पे आओ, फिर देखो क्या है, क्योंकि तो मजा आएगा भाई। देखा ये, अब आप क्या करना है, आपको इसको कर देना है, पहली और दूसरी इक्वेशन लेट कर लो पहले तो, और हमने क्या रूल याद करा था कि फर्स्ट इक्वेशन से मैं एक्स के लिए निकालूंगा, तो निकालो फ्रॉम फर्स्ट 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, तो 0.3y इज इक्वल टू 1.3 माइनस, पहले एक काम करो ना, एक्स के लिए निकाले ना आपको, तो आप क्या करो इसको यहीं रखो और y वाले को उधर भेज दो, भेज दिया जी, y वाले को उधर भेज दिया। अब देखो जरा ध्यान से, अब एक्स की वैल्यू निकालने के लिए जो और बचा है उसको भी उधर भेज दो, क्योंकि हमें एक्स को बिल्कुल नंगा कर देना, समझ रहे हो, सारे इसके इधर उधर कपड़ों सब उधर फेंक देना है, मतलब समझ रहे हो, एकदम बिल्कुल सेपरेट कर देना है ऐसे, ठीक है। एक्स की वैल्यू आ गई अब आपकी, अब आप क्या करोगे, इस एक्स की वैल्यू को पुट करोगे इसमें सेकंड में, तो पुट x इज इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3y, इसमें देखो भयंकर लग रहा है पर कुछ भयंकर नहीं है, मैं आपके साथ हूँ, सब हो जाएगा। सेकंड इक्वेशन आपकी क्या दे रखी है, ये 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3, कलर चेंज करते हैं। अब देखो 0.4 है यहाँ पे, x की जगह 1.3 माइनस 0.3y अपॉन में 0.2 प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3, पॉइंट से पॉइंट कट गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 2 बाहर, 1.3 माइनस 0.3y प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। अब मल्टीप्लाई कर दो इसको, उससे मल्टीप्लाई 2.6 0.6y
प्लस 0.5 है। बात समझ में आ रही है? देखो कुछ नहीं करा मैंने, आपके सामने की बात है, कुछ मैजिक थोड़ा ना हुआ है। मैंने जैसी वैल्यू पुट करी तो मेरे को लगा यार नीचे से ही वाला कट रहा है, मैंने काट दिया, पॉइंट से पॉइंट और फिर 2 से 4, फिर मैंने कहा 2 तो बच गया बाहर, मैंने अंदर भेज दिया, दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये 2.6 को मैं उधर भेज दूंगा, इसको प्लस प्लस माइनस साइन बड़े वाले का जाएगा 0.1y, और ये वहां जाके चले जाएगा 2.3 माइनस 2.6, तो ये आ जाएगा माइनस का 0.3, और ये नीचे चले जाएगा 0.1 माइनस का, ये सब कट पिट के आ जाएगा 3, तो मतलब आपका y की वैल्यू आ जाएगा 3। फिर वही एग्जैक्ट आ गई y की वैल्यू, फीलिंग आ गई, हाँ हाँ मजा आ गया, यही वैल्यू है आपकी, यही आंसर है आपका। अब इस y की वैल्यू को आप किसी में भी पुट कर दो, चाहो तो आप इस रिलेशन में भी पुट कर सकते हो, इस रिलेशन को आप 3 मान लो, इक्वेशन को। मेरी बात समझ में आ रही है? आप किस में भी, इसमें 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 सबसे आसान इसमें पुट करना होता है, तो पुट x इज सॉरी y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3 इन थर्ड इक्वेशन। मतलब ऐसा कोई ना, इसमें ना रॉकेट साइंस नहीं है, रट्टो मत इसको कि ऐसे करना ऐसे करना, समझो उसको, फ्लो में आओगे तभी मजा आएगा। y की वैल्यू कितनी दे रखी है 3 अपॉन में 0.2, 1.3 माइनस 3 3 9, 0.9 आ गया, 0.2 माइनस कर दो 0.4 अपॉन में 0.2, पॉइंट से पॉइंट कटा 2 2 जा 4, तो ये आ गया 2। कितना आ गया x की वैल्यू 2, बस दोनों की वैल्यू आ गई, काम क्वेश्चन खत्म हो गया। कितना आसान था, आप खाली पीली मुश्किल मानते हो। बस आसान उसके लिए है जिसको अलजेब्रा आता है, इसका अलजेब्रा थोड़ा अच्छा है, बाकी जिसको नहीं आता उसको मुश्किल लगता है ना। देखो अगले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं इन दोनों को आप सॉल्व करो एंड वैल्यू निकालो m का। तो सबसे पहले आप आगे की छोड़, पहले इन दोनों को सॉल्व करोगे एलिमिनेशन हो सॉरी सब्स्टिट्यूशन से, जरा देखते हैं। तो ये जो पहली इक्वेशन है इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन मानूंगा, और ये जो ये है इसको मानूंगा सेकंड इक्वेशन। सबसे पहले तो हमारा धर्म क्या बनता है कि आपको x और y की वैल्यू निकालना है, क्योंकि इसमें पुट जब भी तो कर पाओगे ना भाई, m की m कैसे निकालोगे, ऐसे निकालोगे, तो फ्रॉम फर्स्ट आप x की वैल्यू निकाल दो। तो देखो फ्रॉम फर्स्ट अगर आप x की वैल्यू निकालोगे तो सबसे पहले तो 2x इज इक्वल टू 11, ये माइनस का चला जाएगा उधर 3y, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11 माइनस 3y अपॉन में 2, x की वैल्यू आ गई। अब इस x की वैल्यू को आप पुट कर दो सेकंड में, पुट वैल्यू ऑफ x इन सेकंड, ऐसे भी करके लिख सकते हो आप, सेकंड है ना ये। अब देखो जहां पे x है, जहां पे x है मैं वहां पे क्या पुट कर दूंगा 11 माइनस 3y अपॉन में 2 और माइनस 4y इज इक्वल टू 24। समझ में आ रही है बात? अब ये देखो 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू 24, 11 माइनस 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 देखो ना दोनों y के हैं तो प्लस हो जाएंगे, माइनस प्लस साइन बड़े वाले का 7 तो 24 माइनस 7y इज इक्वल टू 24 माइनस 11, कितना बचेगा यहाँ पे 13, तो y के लिए कितनी आ जाएगी माइनस 13 अपॉन में 7। गड़बड़ लग रही है मुझे इसमें, 3y माइनस में 11 आया, सेकंड वाले पुट कर रहे हैं ना हम 24 पर, क्वेश्चन देखूं मैं माइनस 24, हाँ ये माइनस 24 है ना, वही तो मैं कह रहा हूँ, तो गड़बड़ थी भाई, पकड़ी गई गड़बड़, इन्हें ऐसे आंसर आते नहीं है, ये माइनस में था 24 यहाँ पे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, y का माइनस का 35, और y अगर नीचे जाएगा तो माइनस माइनस कर 7 5 जा 35, y की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब इस y की वैल्यू को मैंने आपको क्या बताया था, इसमें पुट कर दो थर्ड में, तो थर्ड मान लो आप, तरीका बताया था ना मैंने आपको। तो ये x का फॉर्मेट दे रखा है कुछ इस तरीके से, यहाँ पे y की जगह आपने जो वैल्यू निकाली है जो कि आपकी 5 वो पुट कर दो, 5 3 15, x की वैल्यू आ गई -2। ठीक है भाई, देखो x की वैल्यू है y की वैल्यू है ना, आपका क्या करना है इस इक्वेशन में पुट कर देना है, तभी तो m की वैल्यू आएगी। जिसकी तो कोई क्या दे रखा है इन्होंने दे रखा है y इज इक्वल टू mx प्लस 3, यही दे रखा है भाई। अब x की वैल्यू आपकी -2 है ना, और y की वैल्यू आपकी 5 है, तो यहाँ पुट कर दो y की वैल्यू 5, x की वैल्यू -2 प्लस 3, तो ये आपका आ जाएगा इधर का 5 माइनस 3 इज इक्वल टू m माइनस 2, ये 2 अपॉन में -2 इज इक्वल टू m विल बी योर -1। मतलब कुछ भी नहीं था, वो बस करना सब्स्टिट्यूशन ही था,
उसका एक थोड़ा सा एक्सटेंशन करके बोलती है वैल्यू पुट भी करो और आपकी एमक्यू निकालो, क्या बड़ी बात थी, आराम से हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, हमने अब करना है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। 3.2 का क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉलोइंग प्रॉब्लम्स को फाइंड करना है सॉल्यूशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। अभी हमने ये समझा था सब्स्टिट्यूशन मेथड कि कैसे, सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है कि दो इक्वेशन होती हैं, उनकी उनमें अब एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, तो पहली इक्वेशन से हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे, दूसरी वाली में पुट करेंगे, तो इस तरीके से हमारी एक्स और वाई की वैल्यू आती थी। अभी हमने सीखा है ये, ठीक है। अब हम सीखने वाले हैं कि यार इक्वेशन हमें बनानी भी पड़ सकती है, वर्ड प्रॉब्लम्स, ये वर्ड प्रॉब्लम है, इसके अंदर सबसे पहले हमें इक्वेशन बनानी है, देन हमें क्या करना है, उसके सॉल्यूशंस निकालने हैं, जैसे हमने पहले निकाला सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इसके क्या निकालते हैं, इक्वेशंस निकालते हैं। देखो कह रहा था डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज दिस एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। जो लास्ट लाइन है क्या कह रहे हैं कि दो नंबर हैं, उन दोनों को निकालो। अब मुझे तो पता नहीं कौन से, मतलब क्या है वो नंबर, तो मैं लेट करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, लेट फर्स्ट नंबर बी एक्स और सेकंड नंबर बी वाई। फर्स्ट नंबर को मैंने एक्स लेट कर लिया, सेकंड नंबर को वाई। अब लेट करने के बाद हम देखते हैं कि क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। तो इसका मतलब क्या है, दोनों नंबर में जो डिफरेंस है वो क्या है, 26 है। दोनों नंबर का डिफरेंस क्या है, 26 है। तो एक इक्वेशन तो यही हो गई आपकी। दूसरी इक्वेशन है वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, मतलब अगर एक नंबर जो है वो 3 गुना है अदर के, मतलब समझ रहे हो मेरी बात, कि इफ वन नंबर मतलब एक्स क्या है, वो 3 गुना है दूसरे के। ऐसे इक्वेशंस को दिमाग नहीं लगा के जो लिखा है उसको ही समझेंगे। वन नंबर मतलब एक्स, इसका मतलब इज इक्वल टू 3 और टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई, 3 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई और अदर नंबर मतलब y। तो एक इक्वेशन आ गई, x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। चाहे तो उसको ऐसे लिख दो, बस दूसरी इक्वेशन है। चाहे तो उसको ऐसे यूज कर लो, चाहे तो उसको ऐसे यूज कर लो, कोई भी दिक्कत नहीं है। समझ में आई, दोनों इक्वेशन हमारे पास आ गई हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड, मतलब एक इक्वेशन से हम वैल्यू निकालेंगे दूसरी वाली में पुट कर देंगे। तो देखो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन बना है, चाहो तो यहां से एक्स की वैल्यू निकालो। अगर आप फर्स्ट एक्स की वैल्यू निकालते हो तो सेकंड वाले में पुट करनी पड़ेगी, मगर आप ध्यान से देखो तो ये एक्स की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है ना, सेकंड इक्वेशन नहीं थी हमारी ये। तो हम अगर यूज करें पुट एक्स की वैल्यू दे रखी है हमें, मेरी बात समझ में आ रही है। देखो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि फर्स्ट से ही वैल्यू निकालनी है सेकंड में पुट कर, नहीं नहीं नहीं, आप चाहो तो सेकंड से ही वैल्यू निकाल सकते हो। इसके यहाँ पे एक्स की वैल्यू 3y दे रखी है, अभी सेकंड इक्वेशन से वैल्यू निकाली है तो पुट कर देंगे फर्स्ट में, समझ गए, इन फर्स्ट। मतलब हमारी जो x माइनस वाई इक्वल 26 दे रखी है, इसमें आप x की जगह पे क्या पुट कर दोगे, 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26, तो हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 26, y इज इक्वल टू 13 आ गया। बात समझ में आ रही है मेरी, कि इन क्वेश्चंस पे क्या करना होता है, दो इक्वेशन होती है ना, किसी में से भी आप वैल्यू निकाल दो, किसी की भी, x की y की। जैसे कि मैंने इस बार सेकंड इक्वेशन से x की वैल्यू निकली हुई थी तो मैंने वही यूज कर ली। अब सेकंड इक्वेशन से वैल्यू निकाली तो किसमें पुट होगी, फर्स्ट में। ये रूल है, समझ गए, पुट करके आंसर आ गया। अब इस y को पुट कर दो, पुट y इज इक्वल टू 13 इन सेकंड, तो x। अच्छा इस y की वैल्यू का ऐसा कोई रूल नहीं है, ये किसी में भी पुट हो सकती है, फर्स्ट में सेकंड में, कोई दिक्कत नहीं है। अभी फिर भी आप थोड़ा याद कर रहे होगे चीजों को, एक बार आपका फ्लो बन जाएगा ना, आपको खुद ही महसूस नहीं होगा, आप अपना भी कर लोगे। 39 x की वैल्यू क्या हो गई, 39। बात समझ में आई। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को करना है, वर्ड प्रॉब्लम आएंगे, पहले क्वेश्चंस बनानी है, देन यू हैव टू सब्स्टिट्यूट दैट। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अब क्या कह रहे हैं, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। मतलब दो सप्लीमेंट्री एंगल्स है, कौन से एंगल्स हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स है, उनको मुझे क्या करना है, मुझे उन्हें निकालना है। तो देखो दो एंगल्स है ना, तो वही। अच्छा एक लार्जर है एक स्मॉलर है ना, तो ऐसे करते हैं, लेट कर लेते हैं लार्जर एंगल को, लार्जर एंगल इज x और लेट स्मॉलर एंगल इज इक्वल टू y। समझ में आई बात, लार्जर एंगल को x और स्मॉलर एंगल को y, ये लेट कर लिया हमने। अब देखो जरा ध्यान से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशंस बनानी है। कह रहे हैं सब पहले तो एक हिडन है इसमें कि दोनों एंगल कौन से हैं, सप्लीमेंट्री। और सप्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं बच्चों जिनका सम क्या होता है 180, जिनका सम क्या होता है 180।
तो अगर मैं लिखूं यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, तो क्या दिक्कत है क्या कोई? क्या ये फर्स्ट इक्वेशन नहीं बनी जाएगी मेरी? क्वेश्चन नहीं पढ़ा हमने अभी, तो समझ नहीं ये आता हाँ सप्लीमेंट्री एंगल, तो ये इक्वेशन बन सकती है कि नहीं बन सकती भाई? बन सकती है भाई बिल्कुल। आगे देखो, इफ लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, मतलब ये जो बड़ा वाला है x, वो एक्सीड करता है, मतलब x जो एंगल है ये बड़ा है छोटे वाले से 18 डिग्री, मतलब अगर मैं छोटे वाले एंगल में 18 प्लस करूंगा तो मेरा क्या आएगा? बड़ा वाला एंगल आएगा। समझ मेरी बात? एक्सीड का मतलब था बड़ा होना, कि जो ये x है, x जो एंगल है बड़ा है, तो जो छोटा वाला एंगल है ना उसमें अगर मैं 18 डिग्री प्लस करूंगा तो लार्जर वाला आएगा, इसका मतलब ये कहने का है। ठीक है, तो उसको फर्स्ट मान लो, उसको सेकंड मान लो। इसमें भी अगर आप देख रहे हो तो सेकंड इक्वेशन चाहो तो उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, मैंने फिर बताया था आपको, चाहो तो उसको आप ऐसे लिख सकते हैं, पर क्यों लिखना? हमें सब्स्टिट्यूशन लगाना है ना, हमें सब्स्टिट्यूशन लगाना है, तो हम क्या करेंगे? ये वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास आई गई, एक तरह से इसको मैं वैल्यू की तरह ट्रीट कर लूंगा ना, और इस वैल्यू को फर्स्ट वाले में पुट कर दूंगा, तो ये वैल्यू कहां से आई है? सेकंड वाले से। अभी समझाया था ना मैंने ये बात कि ये वैल्यू सेकंड से आई है, तो उसको फर्स्ट में पुट कर देंगे, तो पुट x इज इक्वल टू वाई प्लस 18, x इज इक्वल टू वाई प्लस 18 इन फर्स्ट, तो ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, x की वैल्यू पुट कर दो y प्लस 18 प्लस वाई इज इक्वल टू 180, y प्लस वाई 2y प्लस 18 इज इक्वल टू 180, कितना आएगा? 162 आएगा, है ना। y 2 8 16 2 1 2, तो y आ गया 81, मतलब जो स्मॉलर वाला एंगल होगा वो 81 होगा। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू कैसे निकालेंगे आपको बखूबी पता है, इस इक्वेशन पुट कर दो। तो अगर मैं इस इक्वेशन में, ये जो इक्वेशन दे रखी है हमें, इसमें मैं y की वैल्यू पुट कर दूं तो 81 प्लस 18 कितना आ जाएगा आपका? 99। तो आपका एक एंगल होगा 99 और एक होगा 81, अगर आप इसको प्लस भी करके देखो तो 180 आ रहा होगा। लास्ट में कंक्लूजन में लिख देना कि सो द लार्जर एंगल इज कितना? 99 एंड स्मॉलर इज 81। ये ना लाइन लास्ट में जरूर लिखनी है, मैं लिखवाऊं ना लिखवाऊं आपको दिमाग में फिक्स होना चाहिए कि जब आपको जो निकालने के लिए बोला है उसी की स्टेटमेंट वाइज कि लार्जर इतना स्मॉलर इतना, एक्स और वाई की वैल्यू जब हमने निकाल ली उसके बाद कंक्लूजन लाइन जरूर लिखनी है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, चलो देखो आगे क्या कह रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस आते रहेंगे बिकॉज वर्ड प्रॉब्लम्स आनी है हमें, है ना। वर्ड प्रॉब्लम्स हमने साइंस में भी करती है, एट्थ में भी करती है, ऐसा कर करके सारे क्वेश्चंस को समझते जाएंगे। देखो इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कोच है, क्रिकेट बैट खरीदा, लास्ट लाइन बढ़ते हैं। देखो लास्ट लाइन में क्या कह रहे हैं, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। एक क्रिकेट कोच है, 7 बैट खरीदता है, 6 बॉल खरीदता है, टोटल लगा करते 100 पे करता है। अब भाई हमें निकालना है कि एक बैट कितने रुपए का और एक बॉल कितने रुपए की। अब जो निकालना हो तो उसको मैं लेट करता हूँ, सिंपल सा लॉजिक है। तो मैं देखता हूँ या लेट करता हूँ, लेट कॉस्ट ऑफ ईच बैट, लेट कॉस्ट ऑफ ईच बैट इज इक्वल टू एक्स and the cost of each ball is equal to y। बात समझ आई? एक बैट की कॉस्ट को x और एक बॉल की कॉस्ट को y लेट कर लिया अपन ने, क्लियर है। अब क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि 7 बैट और 6 बॉल। पहले तो ये कंसेप्ट मुझे समझाओ कि मान लो बच्चों अगर एक बैट 500 रुपए का आ रहा है तो 10 बैट कितने के आएंगे? मैंने क्या बोला, अगर एक बैट 500 रुपए का है तो 10 बैट कितने के आएंगे बताओ? 5000 रुपए के ना। ऑब्वियसली बात है, आपने मल्टीप्लाई करा। तो जब हमारे पास पर यूनिट का कॉस्ट होता है इसकी एक बैट इतने का और कितने बैट खरीदने हैं तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसकी फिलहाल हम देखें तो हमारे पास एक बैट x रुपए का है। कितने रुपए का है? x रुपए का। और मैं कितने बैट खरीदे हैं? 7। कहीं ना कहीं 7x इसका अमाउंट नहीं हो जाएगा भाई, बैट इतने रुपए के आएंगे। और ऐसे ही हमें 6 बॉल खरीदनी है, पर एक बॉल कितने की है? y रुपए की, तो 6y हो गया। और टोटल मिला के खर्चा कितना हुआ? 3800। टोटल मिला के खर्चा कितना हुआ? 3800 रुपए। तो इस तरीके से इक्वेशन बन सकती है। आगे देखो कह रहे हैं लेटर शी बाय 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स। तो 3 बैट, एक बैट x का है तो 3x हो जाएगा और आपका 5 बॉल्स तो 5y, कितना हो जाएगा टोटल? 1750 है कि नहीं? समझ में आई मेरी बात? तो ऐसे दो इक्वेशंस हमारी बन सकती हैं। फिर इसमें सब्स्टिट्यूशन लगाना है, पहली वाली इक्वेशन से वैल्यू निकालो, दूसरा एलिमिनेट करो। ठीक है, जैसे कि इसमें क्या कैसे करेंगे हम, देखो ये फर्स्ट है ना। अब देखो इसमें से अगर मैं वैल्यू निकाल लूं तो यहां लिख देना फ्रॉम फर्स्ट, पूरा करके नहीं दिखाऊंगा, हिंट दे देता हूं।
अब एक्स और वाई जो आपको अच्छा लगे उसकी वैल्यू निकाल लो। तो सबसे पहले ये इधर चले जाएगा 7x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y, x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y 3800 माइनस 6y अपॉन में 7। ये x की वैल्यू आ गई। अब इस x की वैल्यू को पुट कर दोगे सेकंड में, जैसे कि सेकंड इक्वेशन क्या है 3x प्लस 5y, तो 3x की जगह क्या पुट कर देंगे 3800 माइनस 6y अपॉन में 7 और फिर प्लस में 5y इज इक्वल टू 1750। ठीक है, इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे और इसकी जो वैल्यूज होंगी वो आप बाद में निकाल सकते हो आराम से। ठीक है, मतलब इसको आप एलिमिनेट सब्स्टिट्यूट कर दोगे, सब्स्टिट्यूट कर दोगे, इसकी वैल्यूज आ जाएंगी। क्लियर है, इसको क्वेश्चन को अपने आप कर लेना आगे। हम अगली वर्ड प्रॉब्लम में बढ़ते हैं। देखो अगर इस क्वेश्चन में देखें तो क्या कह रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कह रहे हैं टैक्सी फेयर है, टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। मतलब एक टैक्सी चार्जेस जो है एक सिटी के अंदर, उसमें एक फिक्स चार्ज है और एक चार्ज है डिस्टेंस कवर्ड। मतलब एक आपको फिक्स अमाउंट देना ही देना है, बाकी जितना मर्जी आप कितने किलोमीटर ट्रैवल करोगे उस किलोमीटर के हिसाब से आपको अमाउंट देना है। अब ऐसे पूरी कहानी दे रखी है, देखो लास्ट लाइन बढ़ते हैं। देखो यहां से व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर। मतलब एक तो फिक्स चार्ज कितना ये भी नहीं पता हमें, और दूसरी चीज की जो वेरिएबल चार्ज है, मतलब जो पर किलोमीटर का चार्ज है वो भी नहीं पता। तो दोनों को निकालना है, तो एक्स और वाई लेट कर लेते हैं। तो लेट फिक्स्ड चार्ज, देखो सिंपल एक लॉजिक आपको बता के चल रहा हूं, जो निकालने के लिए दे रखा हो उसको लेट करो। लेट फिक्स्ड चार्ज, फिक्स्ड कॉस्ट या फिक्स्ड चार्ज लिख दो एक्स, एंड जो वेरिएबल चार्ज है, वेरिएबल चार्ज है उसको मान लो वाई। बात समझ में आई? यहां तक क्लियर है? अब क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं। यहां से देखो ये रहा, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, मतलब आपको कितना किलोमीटर चलना था 10 किलोमीटर। इस 10 किलोमीटर के लिए आपने पे करे 105 रुपए। देखो आप चाहे कितना भी किलोमीटर चलो, 1 2 2.5 3, आपको एक्स रुपए तो देने ही पड़ेंगे। आप जब ऑटो में बैठते हो ना, तो जब मीटर से चलते हो, मीटर जीरो स्टार्ट नहीं होता, 25 रुपए या 20 रुपए से स्टार्ट होता है। और एक बार देखना इस चीज को, तो ये फिक्स चार्ज होता है। मतलब आप जैसे ही बैठते हो वैसे ही आपको वो फिक्स चार्ज लग जाएगा। उसके बाद आपने कितना किलोमीटर चला 10 किलोमीटर। अब इस 10 किलोमीटर के वाई रुपए के हिसाब से, मतलब 10y, 10 रुपए पे 10 किलोमीटर वाई रुपए के हिसाब से, तो क्या हो गया 10y। तो x प्लस 10y आपको कितना अमाउंट देना है, कितना अमाउंट देना पड़ रहा है आपको, आपको देना पड़ रहा है 105 रुपए। कितना 105 रुपए। ठीक है, तो टोटल अमाउंट ये हो गया। तो ये हो जाएगा x प्लस सॉरी हो जाएगा x प्लस 10y इज इक्वल टू 100। बस समझ में आ रही मेरी बात कि फिक्स तो आपको x देना ही है ना, बाकी जितना किलोमीटर चलो, तो 10 किलोमीटर चलोगे तो 10y। समझ रहे हो? अब ऐसे ही अगर आप अगली क्वेश्चन, तो 15 किलोमीटर के लिए कितना है, द चार्ज पेड इज 155 किलोमीटर। तो x रुपए तो देने ही देने हैं, x रुपए तो देने ही देने, बाकी कितने रुपए देने पड़ रहे हैं 15 किलोमीटर के हिसाब से y रुपए। बस समझ में आ रही है? तो जितना किलोमीटर और पर किलोमीटर का सब y रुपए, तो मल्टीप्लाई करेगा ना उन दोनों को, और टोटल अमाउंट कितना देना है 155। बताओ क्या दिक्कत है इसमें? हो जाएगा ना आराम से ये। अब एक बार मैंने क्वेश्चन बना ली, नाउ इट्स अप टू यू कि आपको क्या करना है, इसका आगे इसको सॉल्व करना है, आगे इसका सब्स्टिट्यूशन करके इसका आंसर निकाल देना है। निकालो जल्दी से सब्स्टिट्यूशन करके इसका आंसर, जल्दी से निकालो भाई, जल्दी से, टाइम नहीं रहता हमारे पास। देखो आप इसका आंसर निकाल लेना, मैं आपको बता देता हूं कि क्या इसका आंसर आने वाला है। 10 या 10 और 15, 5 या 15 पे आता है इसका आंसर, तो मुझे याद है, बताता हूं मैं आपको, रुक जाओ एक सेकेंड। 5 और 10 रुपए। अगर आप इसको सॉल्व करते हो बच्चों, तो एक्स की वैल्यू आएगी 5 रुपए और वाई की वैल्यू आएगी 10 रुपए। सॉल्व कर लिया होगा आपने, आसान है, एक्स की वैल्यू निकालनी, दूसरा इनपुट करनी है। अब बार बार सब्स्टिट्यूशन में नहीं कराऊंगा आपको। तो ये फिक्स शायद आपको 5 रुपए देना है और पर किलोमीटर का 10 रुपए के हिसाब से। अब एक और चीज पूछते हैं जिसके लिए मैंने आगे तक बढ़ाया कि 25 किलोमीटर अगर एक बंदा चलता है, लेट सपोज एक बंदा कितना चल रहा है 25 किलोमीटर, तो उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे? तो मेरे भाई 5 रुपए तो देने पड़ेंगे तुझे, क्योंकि वो तो तू जा या ना, मतलब तू चल या ना चल बैठने के, उसको तुझे इतना अमाउंट देना पड़ेगा। बाकी 25 किलोमीटर के 10 रुपए के हिसाब से, बात समझ में आ रही है? 25 किलोमीटर पे 10 रुपए के हिसाब से, तो 5 प्लस 25 मल्टीप्लाई 10, 250, तो हो जाएगा 255 रुपीज। समझ में आ रही है बात? तो इस रेट के हिसाब से आपको ये
₹255 25 किलोमीटर जर्नी के लिए देने पड़ेंगे। क्लियर है? बढ़े आगे। तो देखो इक्वेशन बनाते जाएंगे, सॉल्व करते जाएंगे, यही टंटा और ये कंसेप्ट इस चैप्टर में चलने वाला है। देखो इतना बढ़िया क्वेश्चन आ रहा है अगला वाला। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं अ फ्रैक्शन बिकम इतना, निकालना क्या लास्ट में, फाइंड द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन हमें निकालनी है। अब फ्रैक्शन क्या होती है? एक फ्रैक्शन वो होती है जो अपॉन में लिखी जाए, जिसके अंदर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर होता है ना। तो अगर हम इसमें देखें तो दो चीजें निकालनी है, एक न्यूमिनेटर और एक डिनोमिनेटर। तो मैं क्या करूंगा, लेट करूंगा न्यूमिनेटर को, लेट न्यूमिनेटर इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, और लेट डिनोमिनेटर इज इक्वल टू वाई, ठीक है। समझ में आई बात? न्यूमिनेटर को हम एक्स मान लेंगे और डिनोमिनेटर को वाई मान लेंगे, ठीक है। अब अगर हम इस हिसाब से देखें तो फ्रैक्शन हमारा क्या बना? हमारा फ्रैक्शन बना एक्स अपॉन में वाई, ठीक है। तो मतलब अब हम क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमने लेट कर लिया है, जो हमें निकालना था उसको लेट कर लिया। अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इफ फ्रैक्शन बिकम 9/11, अगर हम 2 ऐड करते हैं बोथ न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में, मतलब ये कह रहे हैं कि अगर, मतलब कहना क्या चाहते हैं कि अगर हम न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी कितना ऐड कर दें, 2 ऐड कर दें जी, तो हमारी फ्रैक्शन क्या बनेगी, 9/11। तो हमारी बात, ये कंसेप्ट है कि फ्रैक्शन हमने क्या लेट कर लिया, एक्स अपॉन वाई। अगर मैं न्यूमिनेटर में भी 2 ऐड करूं, डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड करूं, तो हमारी फ्रैक्शन बनेगी 9/11। तो एक कंसेप्ट के हिसाब से हमने एक रिप्रेजेंट कर दिया। क्या ये इक्वेशन है हमारी? नहीं। इसको आगे और सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे करो। तो देखो इसको 11 से करना पड़ेगा, 11x + 2, और इसको करना पड़ेगा 9y + 2, ठीक है। 11x + 22, 9y, 9 2 जा 18। अब देखो 9 इधर आ जाएगा, 11x - 9y = 18 - 22। तो इक्वेशन बनी आपकी 11x - 9y = -4। दिस विल बी कंसीडर्ड एज योर फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है भाई। अब अगली इक्वेशन में चलते हैं। आगे क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं अगर मैं 3 ऐड कर दूं, कितना ऐड कर दूं, 3, किसमें, न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में, दोनों में। मतलब दोनों में मैं अगर 3 ऐड कर दूं, ये लिखा ना, इफ 3 एडेड बोथ टू न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, तो मेरी फ्रैक्शन क्या बनेगी, 5/6। अभी हमें कंसेप्ट बताते जा रहे हैं, हम इक्वेशन निकालते जाएंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x + 3 और ये हो जाएगा 5 × y + 3, ठीक है। 6x + 18, 5y + 15। अब इसको आप सॉल्व करो, 6x - 5y, 15 - 18, then you will get your final equation which will be 6x - 5y = -3। This is your second equation, ठीक है भाई। तो कहानी कुछ इस तरीके से थी, हमें 2 कंडीशन दी गई, 2 इक्वेशन बना दी। नाउ आपको उसको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा भाई। किसी भी इक्वेशन में से एक एक्सक्यूएल निकाल दो और उसकी दूसरी वाली में उसको पुट कर दो। एक बार आप इसको करो सब्स्टिट्यूशन को, ना आए तो आप मुझे बताना, ठीक है। मैं फिर भी बता देता हूँ, आपका इसका आंसर आएगा फ्रैक्शन का। एक बार ना इसको पॉज करके इसको सॉल्व करो आप सामने बैठ के, और उसके बाद यहाँ पे मैं आंसर लिख रहा हूँ कि आपकी जो फ्रैक्शन आएगी वो आएगी 7/9, ठीक है। क्योंकि देखो आप करोगे तो ही मजा है। ये मूवी नहीं है एक कि आप बस आई यूट्यूब पे वाला आपने मूवी देख ली, 1 घंटे की ये वीडियो देख ली और आपको आ जाएगा ये चैप्टर। मैथ्स करने की चीजें देखने की नहीं, ये मैं बार बार बोलता हूँ, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है एज वाला है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर अगली एक्सरसाइज आ जाएगी। कह रहे हैं एज वाला क्वेश्चन है, 5 ईयर हेंस फलाना ढिमकाना। हम सबसे पहले देखते हैं कैरेक्टर क्या है। एक जैकब है और एक उसका लड़का है ना। अब इन दोनों की प्रेजेंट एज निकालनी है, तो एक को एक्स एक को वाई, वही जो हम करते आए हैं। तो लेट द एज ऑफ जैकब, लेट एज ऑफ जैकब इज इक्वल टू एक्स एंड एज ऑफ हिज सन इज इक्वल टू वाई, ठीक है। जैकब की एज को एक्स मान लिया और उसके सन की एज को वाई मान लिया। क्लियर है जी। अब क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं 5 ईयर हेंस, 5 ईयर हेंस, समझ रहे हो। पहले तो मैंने लेट कर लिया, अब कंसेप्ट पढ़ेंगे और इक्वेशन बनाएंगे। पहले तो कह रहे हैं 5 साल बाद, 5 ईयर हेंस का मतलब 5 साल बाद। तो हम पहले 5 साल बाद जाते हैं, तो मैं एक लाइन पढ़ता हूँ फिर करता हूँ। पूरी लाइन मैंने अभी तक नहीं पढ़ी क्वेश्चन की, पर आप पूरा बार बार पढ़ते हो और दिमाग को कंफ्यूज करते हो, वही गड़बड़ है।
पहले हम लिखेंगे 5 ईयर हेंस, 5 ईयर हेंस। तो ये क्या हो गया आपका, जैकब की उम्र कितनी हो जाएगी, अगर वो आज x ईयर्स का है तो 5 साल बाद कितना हो जाएगा, जैकब विल बी x प्लस 5, यस और नो बच्चों। आज वो x साल का तो 5 साल बाद x प्लस 5, और हिज सन, उसका जो लड़का है वो y प्लस 5 हो जाएगा। अब हम आगे का रिलेशन पढ़ेंगे, 5 साल बाद हम पहुंच गए। तो कह रहे हैं तो जैकब है विल बी 3 टाइम ऑफ हिज सन। अब जैकब कितना है, जैकब x प्लस 5 है, विल बी का मतलब, इज का मतलब, इन सब का मतलब होता है इज इक्वल टू, तो विल बी 3 का मतलब 3 टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई, और किसके तुगुना है वो, y प्लस 5 मतलब अपने लड़के की एज के। तो जैसा इन्होंने लाइन में लिखा था वैसा एज इट इज मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। तो हो जाएगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 3y प्लस 15। ठीक है, अब इसको इधर ले आओ, x माइनस 3y इज इक्वल टू 15 माइनस 5। So now you will get your first equation, x minus 3y is equal to 10 first। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं कि 5 years ago जैकब्स एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, कि 5 साल पहले अब जाओ, तो कोई नहीं भाई 5 साल पहले चले जाते हैं, देखो यहां चाहते हैं। तो 5 ईयर एगो जाने के लिए मुझे अगर जैकब की एज को देखना हो तो वो क्या होगी, प्रेजेंट एज उसकी x है, तो 5 साल पहले वो कितने साल का होगा, x माइनस 5, और जैकब्स सन कितने साल का होगा, y माइनस 5। क्लियर है, दोनों आ गए। अब कह रहे हैं कि जैकब्स एज वाज 7 टाइम दैट ऑफ हिज सन, मतलब जैकब की जो एज है मतलब x माइनस 5 जो है वो क्या होगा, वो 7 टाइम्स होगा किसके, उसके बच्चे की एज के। क्लियर है, बता दो जैकब की एज होगी, तो जैकब की एज पहले लिखी थी मैंने लिख दी, वाज का मतलब इज इक्वल टू 7 का मतलब 7 टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई और उसके बच्चे की एज। तो जैसा लाइन में लिखा मैं बार बार बोलता हूं उसको वैसे ही लिख दो। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 7 बाय माइनस 7 5 था 35, कर दो उसको माइनस प्लस माइनस 30 आ गया, तो x माइनस 7y हो गया आपका माइनस 30, दैट विल बी कंसीडर्ड एज योर सेकंड इक्वेशन। ठीक है भाई, दोनों इक्वेशन मैंने आपके लिए निकाल दी है। अब वीडियो को करो पॉज और इसको सॉल्यूशन निकालो जल्दी। अगर निकाल लिए हो तो मैं आपको आंसर बता देता हूं, इसका आंसर आएगा x की वैल्यू आएगी 40 और y की वैल्यू आएगी 10, मतलब इसको भी लास्ट में लिखना है, मतलब जैकब्स एज विल बी, या सॉरी द जैकब्स एज इज 40 इयर्स एंड हिज सन एज इज 10 इयर्स। लॉजिक भी है, तो आप 40 साल का बेटा 10 साल का हो सकता है ना भाई, इनमें तो लॉजिक समझ में आ जाता है। अब मान लो आपका आ गया कि फादर 20 का है और बच्चा 18 साल का 15 साल का, तो लॉजिक ही नहीं हुआ ना ये तो ऐसे ही आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो अपना आंसर को। ठीक है,